अच्छा, ये बेटा आपको स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी कंटेंट की, हो रही है बेटा सबको? जी जी सर, हो रही है। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एन एआई एमएल बेस्ड रिसर्च आर्टिकल। अच्छा, ये जनरल गाइडलाइंस हैं कि किसी भी तरह का आर्टिकल है आपका एआई एमएल की फील्ड से, तो जनरल का मतलब यही है कि किसी भी तरह का आर्टिकल है तो ये फिट आती है वहां पे। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंट्रोडक्शन को कोई सवाल उठा सके कि ये इंट्रोडक्शन आपने अपने पेपर का कैसा लिखा है। ये जो आज के 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने जा रहा हूं वो है हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दैट, मतलब 3 तरह की हमने इसके अंदर ना स्ट्रेटेजी डाली। मैंने 3 समझ लें कि सेक्शंस रखे हुए हैं इसके। पहला है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है कि सैंपल इंट्रोडक्शन सेक्शन आपको दिखाऊंगा कि जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनको अप्लाई करके दिखाया गया। अच्छा, तीसरा जो सेक्शन है ना ये वाला, वो मैं आपको एक एक्चुअल इंट्रोडक्शन का पार्ट दिखाऊंगा कि एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन का पार्ट किसी पेपर के अंदर कैसे लगता है। आप मोस्टली जब लिटरेचर या रिसर्च आर्टिकल्स देखते होंगे तो आपको नजर भी आता है, बट आप उसको गौर से इतना नहीं देखते क्योंकि आजकल आप एआई टूल्स का यूज कर लेते हैं, समरी जनरेट्स करवा लेते हैं। बट जब बेटा राइटिंग की बात आती है आप एआई टूल्स का जरूर हेल्प लें, बट जब राइटिंग की बात आई तो अपना ब्रेन स्टॉर्म करें। क्योंकि मैंने इवन के ऐसे बच्चों को भी कुछ देखा है कि उनकी बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं, डेवलपमेंट स्किल्स हैं, बट राइटिंग स्किल्स में वो फेल होते हैं। उनको सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग नहीं आ रही होती, एक फ्लो बनाना नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत बुरी बात होती है रिसर्च राइटिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह आज हम इसको कवर करेंगे ताकि आपको ना एक पूरा डिटेल्ड आइडिया हो जाए। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है ना इंट्रोडक्शन के अंदर, स्टार्ट ब्रॉड। स्टार्ट ब्रॉड का मतलब क्या है जी? जर्नल एरिया को आपने एक्सप्लेन करना है। मतलब आपका साइबर सिक्योरिटी का एरिया है, आपका मेडिकल से रिलेटेड एरिया है, आपका बिजनेस से रिलेटेड है, आपका एनर्जी से रिलेटेड है। आपने 6 से 10 सेंटेंसेस या 1 से 2 पैराग्राफ्स, ठीक है, 1 से 2 पैराग्राफ्स आपने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बैकग्राउंड को। सिंपल इज दैट, ठीक है। हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट चीजें, अभी आप डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, बट आप बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे वो कहता है बिगिन विद द फील्ड एंड और सब फील्ड ऑफ एआई एमएल, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, जो भी आपकी है, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट, इंपैक्टफुल और ग्रोइंग, ठीक है। और मतलब आपने बताना है कि साइबर सिक्योरिटी में आप काम कर रहे हैं तो आपने उसका बैकग्राउंड बताना है, ठीक है। आपको ऊपर नजर आ रही ना उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के पार्ट में? 6 से 10 सेंटेंसेस, ठीक है, मिनिमम 6 सेंटेंसेस, मतलब 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ना एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। ये अभी हम सिर्फ ये वाला पहला पार्ट कर रहे हैं इसका। ये आपको जब आप इस पे पहुंचेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता क्या। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं, ये इसके स्टेप्स को सारे डिस्कस कर रहे हैं। ये 6-7 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी टू राइट द इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, हमने करना क्या होता है जी, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट कैसे देना होता है, हमने कहना होता है, मतलब उसमें एक्सप्लेन करना होता है। इन द रिसेंट ईयर्स डीप लर्निंग हैज रेवोल्यूशनाइज्ड न्यूमरस डोमेन्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर आपने जो अपनी डोमेन कहा है ना एंड पे, लेट्स एनएलपी कह दिया, फिर आपने उसके अंदर शुरू हो जाना कि इसके अंदर क्या क्या एडवांसमेंट आई। फिर आपका जो अपना एरिया है एट दी एंड 2-3-4 लाइनें वो उसमें बता देनी है कि इसके अंदर क्या क्या एडवांसमेंट आई और कितने लोग जो है इस जो है एडवांसमेंट से फायदा उठा रहे हैं या उनको कोई डिसएडवांटेज हो रहा है। अगर कोई आप किसी मेडिकल डोमेन से रिलेटेड कोई डिजीज को डिस्कस कर रहे हो तो मतलब आपने एक जर्नल आइडिया और इस एआईएमएल को मिक्सअप करके यहाँ पे ब्लेंड करके पेश करना होता है 6 से 10 सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। ये मैं ना आपको आगे पूरा एक दिखाऊंगा आपको भी। ये एक जैसे एक पहले 2 पैराग्राफ समझ लें, ये आगे ये पहले स्टेप से रिलेटेड है, ठीक है। और आगे जो एक पैराग्राफ आएगा छोटा सा 3 से 4 सेंटेंसेस का, वो क्या है जी, जूम इन ऑन द स्पेसिफिक इशू बीइंग एड्रेस्ड। जो मैंने अभी बताया कि जो आपका इशू है, करंट इशू, आपने पूरी फील्ड का बता दिया। अब आप आ रहे हैं कि आपकी फील्ड के अंदर क्या क्या चैलेंजेस और इश्यूज हैं। लेट्स से आप डीप फेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी अब ये वाली जो फील्ड्स हैं इन्होंने तो बहुत फायदा दिया है मैनकाइंड को और इसमें ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। जो डीफेक्स का जो एरिया है उसमें ये एडवांटेजेस हैं, इसके ये चैलेंजेस हैं, इसके ये लिमिटेशंस हैं।
मतलब आप एक्चुअली अब जंप कर चुके हैं अपने एरिया में। अभी सिर्फ आप अपना नहीं बता रहे, आप अपने एरिया की भी बैकग्राउंड बता रहे हैं यहाँ पे, अपने एरिया की भी बैकग्राउंड, पहले ब्रॉडर बैकग्राउंड, ठीक है, एआईएमएल का, फिर अपने एरिया का बैकग्राउंड, ठीक है, उसके चैलेंजेस और लिमिटेशंस। ये चैलेंजेस और लिमिटेशंस आपने कोई हेडिंग नहीं देनी होती, आपने सेंटेंसेस में बताने हैं। एक्चुअली बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग्स देना शुरू में शुरू कर देते हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। इंट्रोडक्शन के जो सेक्शन है उसमें दो तीन वो भी एक जर्नल स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है कि आपने हेडिंग्स या सब हेडिंग्स जो है इंट्रोडक्शन के अंदर कितनी देनी है या नहीं देनी है। आप बहुत सारे पेपर देखेंगे जहां पे इंट्रोडक्शन का सेक्शन एज इट इज लिखा होता है, 4-5 पैराग्राफ्स के अंदर, 6 पैराग्राफ्स के अंदर, उसमें कोई हेडिंग नहीं होती। और कुछ इंट्रोडक्शन के सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे काफी सारी हेडिंग्स भी होती हैं, नीचे सब हेडिंग्स भी होती हैं। तो मैं उसकी एग्जांपल आपको नीचे जाके देता हूं। अच्छा, अब इसमें वो कहता है हाउ एवर डिस्पाइट सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस करंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल स्ट्रगल विद द एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग स्मॉल और ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ठीक है, तो ये इससे आगे फिर हम मतलब क्या करते जा रहे हैं कि इसमें ना हम स्टैटिस्टिक्स बता रहे होते हैं कि इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना इम्पैक्ट उसका ह्यूमन मैनकाइंड पे पड़ा है, या जो है वो डिफरेंट तरह के मॉडल यूज करने पे या रिसोर्सेज यूज करने का क्या इम्पैक्ट इस फील्ड के अंदर जो है वो पड़ा है। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे रेफरेंसेस भी देते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, ये तो जस्ट एक गाइडलाइन है, स्टेप्स है। थर्ड स्टेप क्या है जी, व्हाई द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। जो आपका एरिया है क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या आप उसको उसके रियल वर्ल्ड इंपैक्ट्स बताना चाह रहे होते हैं, एक्चुअली उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं स्टैट्स के साथ। जैसे मैंने अभी बताया कि कितने % लोग जो है इस स्पेसिफिक बीमारी से इफेक्ट हुए हैं, कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, और विद दी साइटेशंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, किस एरिया में क्या हो चुका है, कि मतलब किसी दुनिया के अंदर जो एक आप साइबर सिक्योरिटी को भी लेट से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के जो है ना वो डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, और बट इसकी जो लिमिटेशंस ये हैं कि लेट से यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर इस साल इस कंपनी का इतना लॉस हुआ ड्यू टू साइबर अटैक्स। दे हैव द लिमिटेशंस ऑफ देयर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आप साल भी बता रहे होते हैं, साथ स्टैटिस्टिक्स भी बता रहे होते हैं, इतने बिलियन डॉलर का उनका लॉस हो गया, ये हो गया, मतलब आपने 3-4 सेंटेंसेस में ये चीजें विद द सपोर्ट ऑफ स्टैट्स एंड साइटेशंस कंप्लीट करनी होती हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ मैंने एग्जांपल छोटी छोटी दी है, बट ये आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट आगे पूरा एक जो है वो आपके लिए सैंपल के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ। अच्छा, नीचे फिर वो कहता है कि डिस्कस एग्जिस्टिंग वर्क। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये जो पार्ट आप स्टेप नंबर 4 बता रहे हैं, एग्जिस्टिंग वर्क या लिटरेचर वर्क, तो एक अलग से सेक्शन है, काफी सारे बच्चों ने देखा होगा। बेटा बिल्कुल अलग से सेक्शन है वो। एग्जिस्टिंग वर्क या लिटरेचर वर्क वो एक डिटेल्ड सेक्शन है, उसको भी हम इंशाल्लाह अगले ही सेशन में कन्वर्ट उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इंट्रोडक्शन के अंदर 3 से 5 या 3 से 4 सेंटेंसेस के अंदर आपने एग्जिस्टिंग वर्क की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी बतानी होती है। लेट्स से आप कहते हैं जी अली ETAL उन्होंने ये किया, फिर मतलब 2 लाइनों में, 2 या 3 लाइनों में, फिर आप कहते हैं वजाहत ETAL उन्होंने ये साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जिसकी ये एप्लीकेशंस थी। ठीक है, 2-2, 3-3 लाइनों में 3-4 एग्जिस्टिंग वर्क्स आपने इंट्रोडक्शन में एक शार्पली प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, जिससे जो है ना एक इंट्रोडक्शन को समझ लें कि एक जनरलाइज टच मिल गया। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वर्क्स भी हो गए। अब इसका कोई हेडिंग नहीं देनी, ये यहाँ पे आपने ये जो स्टेप मैंने लिखे हुए ये हेडिंग्स नहीं है इंट्रोडक्शन की, ये तो गाइडलाइंस है कि इस तरह आपने इंट्रोडक्शन का सेक्शन मैनेज करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है जी, स्टेट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जब आप देखें सारा बैकग्राउंड बताए हैं, एक मैं बच्चों को कहता हूं, जब भी मोस्टली बच्चे डिस्कस करते हैं उनको मैं कहता हूं कि बेटा बैकग्राउंड बताना है, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आना है, और बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या कह रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि आपकी फील्ड जो है ना एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, फिर आप आहिस्ता 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 अपनी प्रॉब्लम डोमेन की तरफ आ रहे होते हैं, फिर उसको डिस्कस करते करते फिर आप आ रहे होते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन का एक फ्लो है जिसको हर आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन जो करना जो है वो बड़ा लाजमी है। जो रिव्यूअर है ना, समझ लें कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस उसको मिलता है ना, वो इंट्रोडक्शन देख के मिलता है।
अगर आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन, वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं पड़ेगा इतना पूरा जल्दी से, क्योंकि वो तो समरी है, वो तो कोई भी अच्छी लिख लेगा, एक पैराग्राफ 1.5 पैराग्राफ जो है। बट इंट्रोडक्शन इज द सेक्शन जहां पे रिव्यूअर आपके पेपर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का फैसला कर लेता है। अभी मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जिनके पेपर्स वापस भी आए हैं और जिनके गए हुए हैं, अल्लाह करे उनके पब्लिश हो जाए। काफी सारे बच्चों के 4-5 आर्टिकल, 6 आर्टिकल्स हमारे गए हुए हैं, कुछ वापस भी आए हैं। तो आपने देखना है कि क्या क्या वहां पे डेफिशिएंसीज थी। तो रिव्यूअर पहला टच यहाँ पे लेता है, क्या इसने कोई डिस्टिंग्विश करके या डिस्टिंक्ट किस्म के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं अपनी रिसर्च के, कि इनका गोल क्या है, अपना करना क्या है इन्होंने। ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ये एक पैराग्राफ में भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें ये होता ये है कि हम जब फॉलो करते हैं किसी जर्नल को या कॉन्फ्रेंस को, तो उसके अकॉर्डिंग कभी हम पॉइंट्स बना देते हैं कि 3 या 4 सेंटेंसेस के अंदर उनके पॉइंट्स बना के उसको जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बता दिया, या एक पैराग्राफ में बता देते हैं, बट बता उसमें सारा कुछ अपना रहे होते हैं। अब हम स्पेसिफिक पे आ गए हैं, जनरल चीजें पीछे डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो दिस इज स्टेप 5। अच्छा, अब दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पे भी जब आप ऊपर ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पेपर, ठीक है। यहां पे आप एक्चुअल टेंजिबल कंट्रीब्यूशंस बता रहे होते हैं। मसलन आप एक्चुअल कह रहे होते हैं कि हमने ये मतलब एक तरह से एक नॉवल या स्क्रैच से बिल्ड किया है मॉडल, ठीक है। हमने जो है वो एक एनर्जी एफिशिएंट मेथड डिजाइन किया है, ठीक है। हमने डाटा सेट जो है वो लोकल लिया है, जो कि प्रीवियस रिसर्चर्स के अंदर जो ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो आप पहले डिस्कस कर रहे हैं, या आगे भी लिमिटेशंस में मेरे ख्याल में होता है, बट अब वो पीछे डिस्कस कर दिए लिमिटेशंस, गैप्स जो थे। तो बट यहां पे आपने एक्चुअल में क्या करना होता है, हम एग्जैक्ट चीजें बतानी है जो आपने 3 या 4, ये भी सेंटेंसेस हो सकते हैं पॉइंट्स की सूरत में, ठीक है, या एक पैराग्राफ की सूरत में। इस पे नहीं जाना कि सर ने कभी हमें कह देते हैं पॉइंट्स लिखने हैं, कभी कहते हैं बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग ऑफ अ जर्नल और अ कॉन्फ्रेंस। जिस कॉन्फ्रेंस में हम अपना पेपर भेज रहे हैं या जर्नल में भेज रहे हैं ना, वहां पे वो कहते हैं कि जी इनको पॉइंट्स बना के लिखें, या जी इनको एक पैराग्राफ में जो आपने समराइज करना है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आपको ये पता हो कि उस स्पेसिफिक सेक्शन में जो इंट्रोडक्शन का है, ये आपको नजर आ रहा है, बट इस तरह हमने सेक्शन बनाना नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूशन या नॉवल कंट्रीब्यूशन का सेक्शन भी बना देते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो दिस इज द समरी। आवर अप्रोच इंटीग्रेट्स अ मल्टी स्केल अटेंशन मैकेनिज्म। अब देखो वो अपना अब सारा बताएगा। विद इन अ यूरो बेस्ड फ्रेमवर्क, experiments on the MS COCO datasets, it is an online available dataset, shows a 12% improvement in the MAP for small objects, ठीक है। मतलब उसकी डिटेक्शन या क्लासिफिकेशन या उनकी जो सेगमेंटेशन की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। while the maintaining interface speed, inference speed, this demonstrates its potential for deployment in edge devices। देखो 3-4 लाइनों के अंदर इस ये एक तरह से देखो कि उसने बता दिया कि फ्रेमवर्क कौन सा है। देखिए ये अगर आप इसको अपने दिमाग के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी यहाँ पे सोचें कि उसने किस तरह इस कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किया है। मल्टी स्केल अटेंशन मैकेनिज्म, यूलो बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, MS COCO डाटा सेट, 12% इंप्रूवमेंट इन MAP, ठीक है। समझ आ रही बात की, इन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एंड इन्फ्रेंस स्पीड या मेंटेनिंग इन्फ्रेंस स्पीड, ठीक है। पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट इन एज डिवाइसेस। मतलब ये 3 से 4 वो कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने की हैं, जो कि मे भी पिछले वाली रिसर्च के अंदर लैग कर रही हूं, ठीक है। तो एट द एंड जो आपका 2 से, मतलब ये ऑप्शनल होता है, कहीं किसी जगह पे ये रिक्वायर्ड भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हम पेपर्स में ये ऐड करते हैं। ये एक तरह से ना जर्नल पेपर की समरी होती है या स्ट्रक्चर होता है कि बताते हैं जी हम हमारे पेपर के कितने सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन कवर हो गया, दूसरे सेक्शन में हम रिलेटेड वर्क बताएंगे, तीसरे सेक्शन के अंदर मेथोडोलॉजी वगैरह बताएंगे, चौथे सेक्शन के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स और रिजल्ट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, और 5वां जो सेक्शन है कंक्लूजन वगैरह का होगा, ठीक है। तो दिस इज
फाइनल सेक्शन, 7th वन, बट इट इज एन ऑप्शनल सेक्शन। मोस्टली हम इसको नहीं भी लिखते अपने पेपर्स के अंदर, बट अगर आपने लिखा है तो इट इज नेगेटिव पॉइंट नहीं, इट इज वेल एंड गुड। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने एक डिटेल, आपने एक तरह से रिव्यूअर को ना एक आइडिया दे दिया कि आपका अगले इंट्रोडक्शन के बाद जो सेक्शंस आ रहे हैं उनका फ्लो क्या है। ठीक है, दिस इज योर इंट्रोडक्शन सेक्शन। अभी मैंने ये कवर किया है, अगर गौर से देखें, ये मैंने शुरू में बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी टू राइट द इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ये आपको नीचे ना एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, समरी टेम्पलेट या आप कह लें चीट शीट है कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या मेन चीजें होती हैं। ठीक है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपकी डोमेन है उसका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट देना है आपने। ठीक है, ये वो सेक्शंस हैं जो स्टेप्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे चीट शीट बना दी है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आपका टॉपिक क्या है उससे रिलेटेड आपने उसका बैकग्राउंड बताना शुरू कर देना। इंपॉर्टेंस, आप ये भी बताएं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटेड वर्क में ये लिटरेचर व्यू नहीं है, ये है कि 3-4 स्टडीज को या 5 स्टडीज को आप साइड करें कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है इस एरिया के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह इंप्रूव करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टडीज को। मेथड्स एंड कंट्रीब्यूशंस, या इसको कहते हैं नॉवल कंट्रीब्यूशंस, तो आपने क्या इस एरिया में किया, या आपने क्या यहां से इंप्रूव किया, या क्या नोवेलिटी आई आपके जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसमें। और जो स्ट्रक्चर है पेपर का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक और प्रो टिप यही है कि कीप इट क्लियर, कंसाइज एंड लॉजिकल। अब देखिए बेटा, ये जो 3 चीजें लिखी है ना, ये तभी बनती हैं जब ये वाला फ्लो आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला फ्लो मेंटेन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज। हम भी जब इंट्रोडक्शन देख रहे होते हैं ना, हम देखते हैं कि यार इसने बैकग्राउंड, जनरल बैकग्राउंड बताया है, क्या इस बच्चे ने अपनी फील्ड का बैकग्राउंड बताया है, क्या इस बच्चे ने प्रॉब्लम जो है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया है, क्या इस बच्चे ने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के अलावा जो एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। फिर ही तो रेफरेंसेस आती हैं, साइटेशंस आती हैं। इससे लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एक लॉजिकल और एक जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, जितना ज्यादा उसके अंदर आपने एग्जिस्टिंग वर्क को साइट किया होता है। चाहे आप बैकग्राउंड के अंदर भी बता रहे होते हैं तो आप बैकग्राउंड भी कहीं से इनसाइट लेके कर रहे होते हैं ना, सिर्फ आपने ये नहीं है कि 2-4 साइटेशंस दे दी वहां पे और इंट्रोडक्शन आपका 2 पेजेस पे है। तो इसकी लेंथ भी मैं बताऊंगा आमतौर पे कितनी होती है। तो बट ये ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर 8-10 रेफरेंसेस तो नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, उससे ज्यादा हो तो बेटर है, कम नहीं होने चाहिए। इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट इनसाइट टू द रिव्यूअर। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो रिव्यूअर है वो पहले इनसाइट में ही डिसाइड कर लेता है कि आपका पेपर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये देखो ना नीचे उसने कहा ऑलवेज साइट इंपॉर्टेंट वर्क, फोकस ऑन व्हाई योर वर्क मैटर्स। आप देखें यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव्स का वो कहता है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, नॉवल कंट्रीब्यूशंस बतानी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने बतानी होती हैं। जरूरी नहीं है कि